गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर के लिखे इस दोहे का अर्थ है कि जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जहां ईश्वर और गुरु दोनों साथ खड़े हों तो आप पहले किसको प्रणाम करेंगे, पहले किसको ग्रीट करेंगे। तो जवाब है कि पहले आप गुरु को ग्रीट करेंगे, प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु है जिसने ईश्वर तक का मार्ग आपको बतलाया है, सिखलाया है। शिक्षा जगत के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इस एपिसोड में इरम तस्लीम। आज के शिक्षा जगत के इस एपिसोड का हमने खास टॉपिक लिया है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, और वो है विकासोन्मुख समाज में शिक्षक और शिक्षा की भूमिका। इस खास दिन पर खास चर्चा में हमने आमंत्रित किया है एक बेहद खास मेहमान को। तो चलिए सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। आप हैं प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं एक बेहद खास इंसान जिन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से हमारे पूरे शिक्षा जगत में उजियारा फैलाया, और एक शिक्षक रहे, बेहतरीन शिक्षक के साथ आप वैज्ञानिक बेहतरीन रहे, उसके साथ आप प्रशासक और विजनरी वाइस चांसलर भी रहे। सर, आपको 30 से ज़्यादा, हम दर्शकों को बता दें, सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 2014 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा आपको बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड, बीपी पाल गोल्ड मेडल अवार्ड और इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी की तरफ से बीरबल साहनी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज कार्यक्रम। धन्यवाद, मुझे आज शुभ अवसर पर बुलाने के लिए। आज शिक्षक दिवस है और इस अवसर पर मैं राष्ट्र निर्माता सभी शिक्षकों को नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहला सवाल, शिक्षक दिवस पे हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो आपकी नज़र में शिक्षा की स्थिति क्या है और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बहुत सामयिक प्रश्न आपने किया है। हम देख रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज का उत्थान करते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि व्हेन आवर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आर रनिंग वेल, आवर सोसाइटी इज़ रनिंग वेल। जी। तो शिक्षा का हमारा मुख्य उद्देश्य केवल एम्प्लॉयबल यूथ तैयार करना नहीं है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा मानव तैयार करना चाहते हैं समाज के लिए, जो हर तरह से समाज की सेवा करे। और मैं मान के चलता हूँ, मैं एक बॉटनिस्ट हूँ और शिक्षा को मैं पुष्प की तरह मानता हूँ। एक ऐसा शिक्षा रूपी पुष्प है जिसकी 5 पंखुड़ियाँ हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण, संरक्षक और सरकार। पहली पंखुड़ी है, और ये 5 पंखुड़ियाँ यदि अच्छी तरह कार्य करती हैं तो उस पुष्प की सुरभि समाज में फैलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक या अधिक पंखुड़ियाँ अच्छी तरह कार्य नहीं कर रही हैं, और इसी की वजह से जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो पूरा हमारे देश में नहीं हो रहा है। पहली पंखुड़ी है शिक्षक। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति, जिनकी वजह से आज हम 5 सितंबर उनका जन्मदिवस मना रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अच्छा शिक्षक वो है जो अपने विषय में छात्रों में रुचि जागृत करे। क्या आज ऐसा हम कर पा रहे हैं? शिक्षक की भूमिका बहुत अहम है इस समाज के अंदर, क्योंकि इंजीनियर की गलती ईंट और चूने में दब जाती है, डॉक्टर की गलती शमशान में दब जाती है, वकील की गलती फाइल में दब जाती है, लेकिन शिक्षक की गलती उस देश के राष्ट्र के चरित्र में झलकती है। इसलिए शिक्षक एक व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदलने की क्षमता रखता है, और ये वही शिक्षक कर सकता है जिसमें 4 गुण समाहित हों। वो अध्ययन, मनन, चिंतन और उपयोग। लगातार अध्ययन करना, अपने आप को अपडेट करना। जैसा हम हमारे मोबाइल के अंदर जब डिस्चार्ज हो जाता है तब हम उसको चार्ज करते हैं, वही शिक्षक की भूमिका है। हर रोज अपने आप को रिचार्ज करे, नई नई जानकारी हासिल करे और स्टूडेंट तक पहुंचाए। बिल्कुल सर। दूसरा जो बहुत बड़ी बात है वो शिक्षार्थी, जिसके लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। पूरा समाज जुड़ा हुआ है शिक्षार्थी के लिए। शिक्षक का कार्य यही है कि शिक्षार्थी को अच्छी शिक्षा दे। पुराने जमाने के लिए में कहा गया है कि क्या होता है शिक्षार्थी? काक चेष्टो वकध्यायी श्वान निंद्रा स्थवे च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। क्या विद्यार्थी को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसका लाभ वो ले रहा है? आज शिक्षा क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कक्षा में स्टूडेंट नहीं आता है। बिल्कुल। आज उसको जो लेबोरेटरी की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा जो उसको दी गई है उसका पूरा उपयोग नहीं करता है। शिक्षार्थी को अपना कर्तव्य निभाना है। तीसरी बहुत बड़ी बात है वो शिक्षण। तीसरी पंखुड़ी क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर 1000 विश्वविद्यालय हैं और 45,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन शिक्षण संस्थाओं की क्या हालत है। शिक्षा एक पिरामिड की तरह है। टॉप ऑफ द पिरामिड कुछ
IIM कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके नीचे की तरफ पिरामिड के अंदर सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, सब स्टैंडर्ड टीचिंग, सब स्टैंडर्ड रिसर्च हो रहा है। और इसी की वजह से विश्व के प्रथम 200 विश्वविद्यालयों में हमारा कोई विश्वविद्यालय स्थान नहीं पा रहा। बिल्कुल सर। चौथी पंखुड़ी जो महत्वपूर्ण बताना आपको चाह रहा था वो है संरक्षक जी। कुलपति विश्वविद्यालय का संरक्षक होता है, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल होता है और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट होता है। उनका दायित्व है कि सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए टीचर्स को और स्टूडेंट्स को। और पांचवी पंखुड़ी है गवर्नमेंट को भी सभी पोस्टें फुलफिल करनी चाहिए और पूरी ग्रांट जो आवश्यक हो शिक्षा के उन्नयन के लिए वो प्रदान करनी चाहिए। यदि पांचों पंखुड़ियाँ अच्छी तरह कार्य करें तो निश्चित रूप से उस पुष्प की सुरभि समाज में फैलेगी। बिल्कुल सर। सर जिस तरह से आपने बताया जो पुष्प है वो हम मान सकते हैं कि पीसी त्रिवेदी सर इस पुष्प के समान हैं जिन्होंने पांचों चीज़ों में अपना कार्य किया है, पांचों चीज़ों में योगदान दिया है। आप एक शिक्षक भी रहे, उससे पहले टीचर रहे, फिर वैज्ञानिक भी रहे, लेखक भी रहे और विजनरी वाइस चांसलर भी रहे। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सी भूमिका, कौन सा किरदार? देखो शिक्षक के रूप में, क्योंकि जब आप अच्छा अध्ययन और अध्यापन करते हैं तो आपकी भूमिका में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैंने देखा कि वाइस चांसलर की भूमिका बड़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि उसको शिक्षकों से, कर्मचारियों से, स्टूडेंट से रूबरू होना पड़ता है, उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। एक विश्वविद्यालय से 400-500 कॉलेज जुड़े हुए होते हैं, उनकी समस्याएं अलग होती हैं। विशेषकर विश्वविद्यालयों के अंदर आज स्थिति है कि अधिकतर पोस्ट खाली पड़ी है, 50% पोस्ट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में खाली पड़ी है। तो एक वाइस चांसलर को गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन नहीं मिलती तो हम शिक्षकों की कमी रहती है। रिसर्च के लिए सुविधा देना चाहते हैं हम, लेकिन फंड की कमी है। अभी मैं जोधपुर विश्वविद्यालय में जब कुलपति था, सबसे मेजर समस्या वहाँ पर पेंशन देने की थी। प्रति माह 7 करोड़ रुपया हम पेंशन देते थे और हमारे पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, हम फीस भी नहीं बढ़ा सकते। यदि 10 रुपये फीस बढ़ा दी तो छात्रों का आंदोलन होता है। तो कहाँ इन शिक्षण संस्थाओं को हम आगे ले जाएंगे, ये बड़ी शोचनीय स्थिति है जी। और सर चाहेंगे आपसे एक रेमेडियल स्टेप्स हम पूछें कि किस तरह से इस स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। आपने इतना लंबा कार्य किया, बहुत लंबे समय तक आप वाइस चांसलर रहे, तो ऐसे कोई स्टेप्स जो आप बताना चाहें आज कार्यक्रम के माध्यम से जिससे विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार हो सके? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी उन्नत राष्ट्र हैं जी, उन्होंने, उनकी सरकारों ने शिक्षा पर और चिकित्सा पर पूरा व्यय करते हैं जी। ये बहुत अहम बात है। यदि आप शिक्षा पर व्यय नहीं करेंगे, यदि सरकारों का दायित्व है कि ये एजुकेशन फ्री या बहुत कम मिनिमम पैसे पे होनी चाहिए, लेकिन आज एक बच्चा है जो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के आप देखते हो इतनी बेतहाश फीस है तो वो नहीं होती। अब हम विश्वविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स खोल दें, लेकिन कोई व्यवसाय थोड़ी कर सकते हैं हम या आमदनी का सोर्स करें। हमारा उद्देश्य तो अच्छे गुणात्मक शिक्षा देना है, तो ये गवर्नमेंट का दायित्व होना चाहिए कि वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बिल्कुल सर। सर एक प्रॉब्लम जो आपने भी अंडरलाइन करवाई थी वो है एब्सेंटिज्म अमंग स्टूडेंट्स। नदारत रहना स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से, कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। जहाँ हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं देखते हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट या डिस्टेंस लर्नर, ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्नर प्राइवेट स्टूडेंट्स के तौर पर बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एडमिशन लेना और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इससे उनके स्कूल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है, कैंपस ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होती है, वो तो प्रभावित हो ही रही है, कॉम्प्रोमाइज हो ही रही है। सर आप क्या इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन देना चाहेंगे जिससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके? एक बहुत बड़ी समस्या, दोषपूर्ण बात हो रही है कि कक्षाओं में छात्र नहीं आ रहे जी। उसके कई कारण हैं। एक तो हम देखते हैं कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में पुराने सिलेबस चल रहे हैं, क्यूरिकुलम जो है उसको रिवाइज नहीं किया गया, तो वो जो उसको सुविधाएं हैं वो उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो सब ज्ञान उसको बाहर से भी मिल जाता है ऑनलाइन की तरफ और सब तरह की। दूसरा बात क्या है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को, स्कूल में तो पेरेंट टीचर मीट में जाते हैं, लेकिन कॉलेजेस के अंदर उसको खुला छोड़ देते हैं। तीसरी बात है जो रूल्स बने हुए हैं कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए तभी वो परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, फिर वेब कैमरा और इस तरह से लगा करके उनकी उपस्थिति। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उपस्थिति के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन मेरे पास जो है वो ये कि बच्चों का रेगुलर टेस्ट हो, प्रति माह टेस्ट होना चाहिए, जैसे पिलानी में है, IITs में है, विदेशों में सभी स्कूलों में मैं देखता हूँ कि मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट ही होते रहते हैं। तो 70% मार्किंग इवोल्यूशन जो है वो इन मंथली टेस्ट और उसके आधार पर होना चाहिए, और 30% मुख्य एग्जाम में होना चाहिए इवोल्यूशन, जिससे क्या है कि लगातार बच्चा आएगा। और आप जैसा अभी आप कह रहे थे कि ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग से जो एजुकेशन हो रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और सब तरह की स्थितियाँ हैं,
हो सकता है कि वो ऐसे छात्रों को जो कि किसान हैं या बहुत दूर क्षेत्र में रहते हैं, सुदूर क्षेत्र में रहते हैं जहाँ सुविधाएं नहीं है शिक्षा की, लेकिन क्लास का एक जो मेथड है पढ़ाने का, चौक टॉक मेथड, और बच्चा क्लास में शिक्षक के सामने बैठता है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आएंगे और जानेंगे प्राइमरी एजुकेशन जो नींव होती है किसी भी बच्चे के निर्माण की, वहाँ पर एक प्रावधान है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। और सर, आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादा जो भागीदारी है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से भी। तो किस तरह से आप देखते हैं इस नीति का क्रियान्वयन होना, और किस तरह से आप देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन किस तरह से आगे बढ़ेगी? हाँ, नहीं, मैं आपको बताऊं कि 1968 में सबसे पहले फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर 1986 में राजीव गांधी के समय में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई, और 1992 में नरसिम्हा राव के टाइम में कुछ बदलाव हुआ, लेकिन ये 34 साल बाद सबसे बड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। जी। ये एक अच्छी बात है कि पहली बार इसके अंदर स्कूल लेवल से हायर एजुकेशन तक को पूरा को सम्मिलित किया गया है, और इसके अंदर कई सारी चीज़ें गई है। प्रथम बात जो आप कह रहे हो, इसमें बहुत अच्छी बात रखी है कि लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को शिक्षित किया जाए। पहले ड्रॉप आउट्स होते थे, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते थे क्योंकि उनको अंग्रेजी माध्यम और भाषा जो वो समझ नहीं सकते, उसमें उनको पढ़ाया जाता था। अब ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बहुत अच्छी पहल की गई है, लेकिन उनको तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए किताबें तैयार करनी पड़ेंगी, सब होगा। बहुत कई सारी बातें शिक्षा के संदर्भ में नई एजुकेशन पॉलिसी में आई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि स्कूल एजुकेशन की हम बात करें तो वहाँ पर पहले 10+2 सिस्टम था, अब 5+3+3+4 हो गया है। 3 साल में बच्चों को एडमिशन कराना है, क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास 3 से 6 साल की उम्र में सर्वाधिक 75% होता है। तो ऐसे समय पर उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जब हम हायर एजुकेशन पर जाएं तो वहाँ पर भी विश्वविद्यालय शिक्षा के अंदर एमफिल हटा दिया गया है, या आप जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसके अंदर 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री प्लस 1 साल का MA, 3 साल की डिग्री है तो 2 साल का MA, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। रिसर्च के लिए बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी हैं, और ख़ासकर हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। आपकी UGC, AICTE और सब समाप्त हो जाएंगे, एक सेंट्रल कमीशन बनेगा जिसके माध्यम से पूरा ये संचालित होगा। तो ये जो बातें हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा जिसमें कि 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जबकि रिसर्च को बढ़ावा देगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी निश्चित तौर पर यदि अच्छी तरह से लागू की जाए, मुझे दुख ये होता है कि जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी है सब अच्छी थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन अच्छी तरह नहीं हुआ। अभी भी ये पॉलिसी 2020 में आ गई है, अभी 2 साल तक कुछ नहीं हुआ है। हायर एजुकेशन कमीशन जो सेंटर में बन जाना चाहिए था, आज तक नहीं बना है। तो ये जो लागू करने वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और इस देश के अंदर कोई मुझे पूछता है कि शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छे शिक्षकों की कमी। आज हम समाज में देखते हैं कि कोई व्यक्ति है वो IAS बनना चाहेगा, IIT में जाना चाहेगा, और IIT से जो निकले लोग उनको मैं कई बार इंटरव्यू में पूछता हूँ कि तुम शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहते? कोई बनना नहीं चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सर्विस जैसे IAS होता है वैसा ही इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए, और क्रीम लोगों को एजुकेशन के अंदर शिक्षक बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, तब हम अच्छे नागरिक पैदा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बड़े काम में बड़ा मकसद है तो थोड़ा बड़ा समय भी लगेगा। सर, उम्मीद है हमारी, होपफुल है हम स्किल इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा ही हम होपफुल और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो हमारी भारत सरकार द्वारा है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन और स्किल एजुकेशन जो हम चाह रहे हैं देना अपने स्टूडेंट्स को सारे ही माध्यम से। तो ये सफ़र पर हम कहाँ तक पहुँचे हैं और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अभी तो क्या है कि मेरा तो यही मानना है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ाना, उसका यही फ़ायदा हो रहा था कि वो उसको वहाँ की भाषा के माध्यम से वो सब चीज़ बातें बताई जाएँ। मैं जब 5वीं कक्षा में गया था तब मुझे पहली बार ABCD सिखाई गई थी, और मैं साइंस का विद्यार्थी था। 11वीं तक हमने हिंदी माध्यम से पढ़ा, लेकिन बाद में हमने स्विच ओवर कर लिया। तो और भाषाएं आप पढ़ सकते हो। तो जो आप बात कह रहे हो कि स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ों के लिए आपको सुविधाएँ डेवलप करनी पड़ेंगी, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी तो वो क्या डिलीवर करेंगे? तो इस तरह की जब सुविधाएं आपको, मैं तो चाहता हूँ कि 676 डिस्ट्रिक्ट है इस देश के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहिए, ताकि और वहाँ की उस क्षेत्र की जो भी
प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करके कोई लघु उद्योग कायम करे। जी। इस तरह की स्थितियां बनेंगी तब जो गांधी जी का सपना था कि स्वराज्य हो, बच्चों को अपना पलायन नहीं हो, अपने ग्राम के अंदर ही रहे और वही सब सुविधाएं उपलब्ध करें, ये तरह की स्थिति स्टार्टअप प्रोजेक्ट का उद्देश्य ही है कि हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराएं, लेकिन क्या उसकी सुविधा आपके पास है, क्या ट्रेंड लोग हैं आपके पास में, ये सब स्थितियों के लिए तैयार होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात है। चाइना के अंदर उन सब कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की स्थितियाँ हैं कि वहाँ के गाँव के लोग बच्चे वहीं अपना कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। बिल्कुल सर, टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स को रिवॉर्ड दोनों ही चीज़ें हैं जो अहम भूमिका निभाती हैं और हमारी राज्य सरकार भी टीचर्स को सम्मानित करती है टीचर्स डे पर और इसका आयोजन किया जाता है। सर, जानना चाहेंगे जीवन में आपका इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा? मैं अलग अलग विधाओं से देखूँ तो सबसे प्रमुख मुझे जिन्होंने इंस्पायर किया वो महात्मा गांधी थे। क्योंकि महात्मा गांधी का जीवन, उन्होंने जो किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एक पूरी जीवन को प्रयोगशाला बना दिया था उन्होंने। और हर क्षेत्र में उन्होंने कहा, शिक्षा के लिए उन्होंने अपने व्यू रखे। मैंने अभी जैसा आपको जिक्र किया, लघु उद्योग होने चाहिए, पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही उन्होंने कहा कि जो धनाढ्य लोग हैं वो ट्रस्टी हैं और उसका उपयोग समाज के लिए उपयोग हो। बहुत बड़ी बात थी। और मैं आज ज़्यादा प्रासंगिक है गांधी, क्योंकि जो शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने बताया था, केवल किताबी ज्ञान होना कोई शिक्षा नहीं है, समाज के लिए उपयोगी हमको बनाना पड़ेगा ऐसे युवाओं को। क्योंकि विवेकानंद भी यही कहा करते थे कि यदि आप अपने देश के लिए काम नहीं करते हो तो आपकी शिक्षा बेकार है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आज के बच्चों के अंदर चारित्रिक विकास हो, आगे बढ़े, हर तरह की सुख सुविधाएं जो उनको मिल रही हैं उसका लाभ देश के लिए करें। बिल्कुल। जिंदगी की खूबसूरती इसमें नहीं है कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की खूबसूरती इसमें है कि आपसे कितने लोग खुश हैं। बहुत खूबसूरत सर। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने महात्मा गांधी को अपना आइडल बताया और कहा कि जीवन एक प्रयोगशाला है, समाज एक प्रयोगशाला है, और जब इस प्रयोगशाला से बच्चे निकलते हैं तो हम पहुंचते हैं रिसर्च की तरफ, शोध की तरफ। तो आज हमारी भारत में शोध की स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई है। क्या कारण मानते हैं आप इस पिछड़ी हुई स्थिति का? उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर बहुत सारे आ गए, पर वो भी फुल प्रूफ नहीं है, उनका भी कई तोड़ निकल चुके हैं। शोध गंगा और शोध शुद्धि जैसी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ भी बहुत सारी रिसर्चेज अपलोड नहीं होती हैं और भारी संख्या में इससे हम कहें परहेज करते हैं कि थीसिस अपलोड नहीं हो। तो किस तरह से रिसर्च इकोसिस्टम हम बेहतर कर सकते हैं? हमारे यहाँ रिसर्च केवल पीएचडी के लिए करवाई जाती है जी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिग्रियाँ बेच रही हैं। जी। उन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। जी। जिस तरह की स्थितियाँ हमारे देश के अंदर हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च, बिल्कुल, आप उन जर्नल्स के अंदर जो प्रकाशित कर रहे हो उसका कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, इम्पैक्ट फैक्टर ही नहीं है तो बेकार है इसी शोध का। ये तो हमारा गवर्नमेंट का पैसा भी स्कॉलरशिप के माध्यम से जो जा रहा है वो बेकार जा रहा है। मैं देखता हूँ कि IITs के और डॉक्टर्स, रिसर्च के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है इन हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वो मरीज और डॉक्टर का रेशो इस तरह का है कि उनको समय नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो अभी 20,000 करोड़ का प्रावधान रखा है सरकार ने, इस पैसे का सही उपयोग सही लोगों को देने पे किया जाए। क्योंकि चिंता का विषय यह है इस देश के अंदर कि राइट प्लेस पर राइट आदमी जहाँ जहाँ नहीं बैठा है, वो संस्थाएं हों, चाहे विश्वविद्यालय हों, चाहे स्कूल कॉलेजेस, वो डूबे हैं। बिल्कुल। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है गलत आदमी जब बैठ जाता है कि वक्त का अजब फैसला भी देखा, हम हंसते हंसते भी रो दिए, जिनको नहीं थी खुशबुओं की पहचान उनके घर फूलों की पालकी आ गई। क्या बात। कि अजब दस्तूर है ज़माने का, ज़माने वालों, मजबूर को और भी मजबूर किया जाता है, और जिनको आता नहीं गुलशन का हकीकी आदाब उनके हाथों में चमन सौंप दिया जाता है। जबरदस्त। तो ऐसी संस्था यदि हम ऐसे लोगों को दे दोगे तो जो रिसर्च का कार्य भी जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बने जी।
और जो अच्छे लोग हैं रिसर्च के अंदर उनको पूरा सहयोग दिया जाए तो निश्चित तौर पर हम विश्व में आगे आ सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। हरगोविंद खुराना और चंद्रशेखर इंडिया में रहते तो शायद उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलता, लेकिन वो विदेश में गए, उन्होंने सुविधा का लाभ लिया और उन्होंने अपना प्रूव किया। हम भी यहाँ पर वो सब सुविधाएं दें, ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन गेन करें। हमको वापस उनको बुलाना है तो हमको उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करनी पड़ेंगी। उनको सब तरह की चीज जानकारियाँ जो वो चाहते हैं वो दें, उनको वो इक्विपमेंट दें, निश्चित तौर पर हम भी आगे आ सकते हैं। बिल्कुल सर, ब्रेन ड्रेन की आपने बात करी, बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे आपसे रेमेडियल मेजर सर, किस तरह से अंकुश लगाया जाए ब्रेन ड्रेन पर? नहीं, ये बहुत हमारे यहाँ जो भ्रांति फैलाई जा रही है, मैं ब्रेन ड्रेन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और विदेशों से जब यहाँ पढ़ने आते तो वो ब्रेन ड्रेन नहीं था। लेकिन आप भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बनाओ, तो सुविधाएं दो तो बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन आप वो सुविधाएं तो नहीं देना चाहते हो और बच्चा क्यों डिप्राइव रहे? मैं चाहता हूँ कि जाए वो बाहर। आज भारत का नाम हमारे जो एनआरआई बाहर गए उनकी वजह से, आज नासा के अंदर हमारे इतने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर हमारे प्रोफेसर्स हैं और कई कंपनी के सीईओ हैं, वो बाहर गए, वो ब्रेन ड्रेन हुआ, लेकिन उनकी वजह से आप विश्व में हमारा नाम भी है। बिल्कुल, और स्किल इंडिया सर इस तरह का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर स्किल पैदा करके यहीं भारत को आगे बढ़ाने के लिए कवायद कर रहा है। करना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ, वो उनको ब्रेन गेन करें, उनको वापस बुलाएं, लेकिन उनको वो सुविधा आवश्यक जो देनी चाहिए वो देनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सुविधाएं यदि आप नहीं दोगे तो क्यों आएगा? बिल्कुल सही बात है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं हैं वो सारी हमारे देश में होंगी तो बेहतर देश का विकास हो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट जब बात आती है, वर्ल्ड क्लास रिसर्च यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास टीचिंग यूनिवर्सिटी, हम भी बाहर के विद्यार्थियों को यहाँ बुलाएं। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि विदेशों के विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ने जाएं, उनके विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने। और सर, वर्तमान जो प्रणाली है उसमें कोविड के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड पढ़ाई के संदर्भ में बहुत सारे चेंजेस आए, शिक्षा के तो उसको निपटने के लिए अब क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए? नहीं, ये बात तो अच्छी रही कि लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई का एक माध्यम चुना, जिस तरह से हम कह सकते हैं स्क्रीन टाइम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हम लोग जो चीज़ें को पढ़ने का तरीका था वो चीज़ें बदली, जो क्लासरूम का एजुकेशन का एनवायरनमेंट था वो मिस हम करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव के कारण बने, बच्चे किताबों से दूर चले गए, वो गूगल एरा में ज़्यादा अब जीने लग गए हैं, वर्चुअल रीडिंग ज़्यादा बढ़ गई है, किताबों की संख्या, लाइब्रेरी में किताबें इशू करवाने की संख्या वो घट गई है। तो बेहतर रीडिंग हैबिट्स वापस से वो कैसे लौट चलें, क्या निपटाने के लिए इस सोल्यूशन को आप सजेशन देना चाहेंगे? तो अभी ये मानना है कि जो क्लासरूम टीचिंग का कोई पर्याय नहीं है और ये इन सब सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। लेकिन एक आप कल्पना करो कि एक टीवी पर हम कोई फुटबॉल का मैच बच्चा खेलता है अपनी अंगुलियों के माध्यम से, और एक वही फुटबॉल मैच वो ग्राउंड में खेलता है और बच्चों से टकराता है, और तो वो आनंद जो इसी तरह क्लासरूम में टीचर से इंटरेक्ट करना, अपने छात्रों के सहयोगियों के साथ बातें करना, वो चीज़ तो आनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो इन सब जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग भी करना चाहिए, और उसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओपन डिस्टेंस लर्निंग है और ये सब चीज़ों के लिए तो ये आवश्यक है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, जब हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना चाहते हैं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये सब चीज़ें जब तभी होंगी जब हम तकनीकी का उपयोग करें। जी सर, इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी में आपको आपके लाइफ टाइम में एक नाम से अवार्ड दिया जाता है, क्या ऐसा लगता है, आखिरी सवाल है सर आपसे, कि इतना सब कुछ जीवन में पाने के बाद कैसा लगता है, महसूस क्या आपका जीवन का मिशन पूरा हो चुका है? देखिए, जीवन का मिशन तो कभी पूरा नहीं होता है, और ख़ासकर जो भी मैंने अचीव किया है वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हार्डवर्क और परसिवरेंस से किया है। मैं आगे बढ़ा हूँ तो मैं जनरल संदेश सबको देना चाहता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप, कि गहन सघन मनमोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ विश्राम बदा है, मुक्त निमंत्रण चलना है, अभी मुझे तो मिलो मुझको चलना, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, और मैं तो पहचान छोड़ करके जाना चाहता हूँ कि जर्रों में रह गुजर की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी मैं दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। बहुत खूबसूरत सर, और इसी नोट पे सर आपको बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं के साथ आपने साझा करी सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी अंतिम पंक्तियों के साथ आपसे अलविदा कहेंगे कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे रहते हैं। अब इजाज़त दीजिए इरम तस्लीम को, नमस्कार।